Hello friend, welcome in my channel Gyan Prabha. This is Akash Mehta. Today I am going to teach the French Revolution Part 2. यह लेक्चर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे फ्रांस के सोसाइटी के बारे में, वहाँ के 3 स्टेट के बारे में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेट, और साथ ही फ्रांस के लोगों को किस प्रकार से संघर्ष करनी पड़ रही थी जीने के लिए। और फिर हम लोग बात किए थे इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, किस प्रकार से नया आधुनिक वर्ग का उदय होता है, और वहाँ के जो फिलोसफर थे उनके क्या विचारधारा थी, किस प्रकार से जो न्यू मिडिल क्लास के जो विचारधारे थे वो किस प्रकार से पूरे फ्रांस में फैल रही थी मैगजीन और न्यूज़पेपर के जरिए। और उन लोग को ये भी पता चल गया था कि लुई 16 ऐसो टैक्सेस वृद्धि करना चाह रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग ऐसो इस लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स रिवॉल्यूशन की बिगनिंग कहाँ से होती है और फाइनली इसका परिणाम क्या होता है। तो इसी की सब पार्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ से शुरुआत होती है नेशनल असेंबली ऑफ द थर्ड स्टेट, रिवॉल्ट एट द बेस्टिल, एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चलिए स्टार्ट करते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। 5 मई 1789 में लुई 16 एक ईस्ट स्टेट जनरल की एक सभा बुलाते हैं टैक्सेस को नया टैक्सेस का प्रस्ताव रखने के लिए और उसे लागू करने के लिए। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट सभी अपने उत्तराधिकारी को उस सभा में भेजते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव उस सभा में उपस्थित थे और वे लोग एक दूसरे के तरफ फेस करके बैठे हुए थे। और थर्ड स्टेट के मेंबर जो उनसे काफ़ी उनसे अधिक सफल थे और उनसे ज़्यादा एजुकेटेड थे, फिर भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्हें उन लोगों के पीछे खड़े रहना पड़ा। तो यहाँ तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी ही पड़ी। और जो पीजेंट, जो किसानों हो गए या कारीगरों या महिलाओं, उन्हें वंचित कर दिया गया था असेंबली में जाने से। फिर भी वे अपने मांगों को और शिकायतों को अपने उत्तराधिकारी के जरिए भेजे। तो मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट का मानना था कि जो वोटिंग हो वो 1 पीपल इज इक्वल टू 1 वोट हो। दैट मीन्स 1 मैन इक्वल टू 1 वोट। फ्रांस में जनरली क्या होता था कि जो वोटिंग सिस्टम था वो 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट था। दैट मीन्स जैसे फर्स्ट स्टेट है वो 1 वोट दिया, सेकेंड स्टेट है तो फिर वो 1 वोट, और थर्ड स्टेट का 1 वोट। इस प्रकार से वोटिंग काउंट किया जाता था। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट हमेशा साथ में रहते थे क्योंकि उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता था। वो चाहते थे कि टैक्स हम लोग क्यों दे, थर्ड स्टेट ही दे। तो इसलिए वो हमेशा, और फ्रांस का ये जो वोटिंग सिस्टम था ये थर्ड स्टेट को पसंद नहीं था क्योंकि हमेशा वो जो चाहते थे वो फिर होता था। इसलिए इनका डिमांड था नहीं, जो वोटिंग हो वो पूरे असेंबली को लेकर हो। डैट मीन्स 1 पीपल इज इक्वल टू 1 वोट हो, हर एक नागरिक का वोट 1 वोट काउंट हो। तो मगर ये कभी नहीं चाहते थे क्योंकि क्योंकि आप जान रहे हैं कि फ्रांस का मैक्सिमम जो 90% पॉपुलेशन है वो तो थर्ड स्टेट लोग हैं। अगर ऐसा होगा फिर थर्ड स्टेट जो चाहेंगे वो होगा। तो इसलिए राजा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण जो मेंबर है थर्ड स्टेट के वो असेंबली से बाहर आ जाते हैं और इसका विद्रोह कर। 20 जून 1789, 20 जून 1789 में थर्ड स्टेट के मेंबर हैं वे सभी असेंबल होते हैं, सभी एकत्रित होते हैं टेनिस कोर्ट जो वर्साइल में है। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। वे खुद अपना एक राष्ट्रसभा घोषित कर देते हैं और वे शपथ लेते हैं कि हम अपना एक नया संविधान का निर्माण करेंगे फ्रांस के लिए, जो राजा की पावर को सीमित करेगा, उनकी शक्ति को सीमित करेगा। और जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको लीड कर रहे थे मिराबू एंड एबेसियास। देखिए जो मिराबू और एबेसियास, जनरली मिराबू एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, डेट मीन्स सेकेंड स्टेट से, और एबेसियास फर्स्ट स्टेट से। वो ओरिजिनली एक प्रिस्ट थे। इनका भी ऐसा मानना था कि किसी भी स्टेट को प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ। हमारे फ्रांस के सिटीजन में डिस्क्रिमिनेशन, डेट मीन्स भेदभाव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए, सभी को टैक्सेस देना चाहिए। इनका भी ऐसा मानना था, इसलिए ये ऐसो लीड कर रहे थे थर्ड स्टेट के मेंबर को। थर्ड स्टेट के लोग राष्ट्र संविधान का अपना निर्माण बनाने का घोषित कर चुके थे। अब वे लोग अब आंदोलन करना चाह रहे थे। उसी समय एक रिवॉल्ट स्टार्ट होती है, एक आंदोलन स्टार्ट होती है बेस्टिल में। ड्यू टू सीवियर विंटर,
मतलब गंभीर रूप से सर्दी आने के कारण वहाँ के फ्रांस के फसल जो होते हैं वो काफ़ी नष्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। 14 जुलाई 1789 में एक उत्तेजित ग्रुप ने डिस्ट्रॉय नष्ट कर दिया बेस्टिल को। देखिए, बेस्टिल फ्रांस के जितने नागरिक थे सभी बेस्टिल से नफरत करते थे, क्योंकि ये राजा की शक्ति का प्रतीक था। देखिए, बेस्टिल यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, सिंपली एक प्रकार का ये जेल था जहाँ कोई भी राजा के खिलाफ जाता था तो उन्हें वो बंदी बना लिया करते थे। तो इसलिए ये सभी फ्रांस के लोग हैं सो इस बेस्टिल से नफरत करते थे। तो स्टार्ट के रिवॉल्यूशन का बिगनिंग यहीं से होता है, जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 में हुआ था। तो 14 जुलाई 1789 में फ्रांस के लोग ने यह बेस्टिल को नष्ट किया, जो राजा का प्रतीक था, राजा का शक्ति का प्रतीक था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या अफवाह फैल गया गांव से गांव तक कि जो उनके पके फसल है उनको नष्ट करने के लिए जागीरदार ने एक डाकुओं का झुंड को काम पर रखा था, जिसको जो इस अफवाह को सुनकर पीजेंट काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और वो ऐसो फ्रांस के कई क्षेत्रों में महल पर हमला कर देते हैं। उसके बाद पीजेंट ने जितने उनके जमा किया हुआ अनाज था उन्हें लूट लेते हैं और साथ ही वो सारे दस्तावेजों को जला देते हैं जिनमें उनका मैनोरियल पे बकाया था, लॉर्ड्स पे बकाया था, जागीरदार पर। इन सभी कारणों की वजह से बहुत सारे नोबल्स डर से वो ऐसो पड़ोसी राज्यों में चले जाते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेट अब यहाँ पूरे फ्रांस में आतंक मचाए हुए थे। अब वो जहाँ देख रहे थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कि महलों को अब उनको वे ऐसो हमला कर दे रहे थे। तो जैसा कि मैं बोला कि कोई भी रिवॉल्यूशन होती है तो उसकी कोई वजह होती है। तो ये रिवॉल्यूशन होने की वजह यही है कि काफ़ी लंबे समय से भेदभाव किया जा रहा था थर्ड स्टेट के मेंबर के साथ। केवल इन्हीं को टैक्सेस दिया जा रहा था जिनके इनको खाने के लिए इनके पास रोटी तक भी नहीं थी, फिर भी ये लोग को टैक्सेस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो एक न दिन ये आंदोलन होने ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किस प्रकार से जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे उसकी समाप्ति होती है। आंदोलन की शक्ति को देखकर लुई 16 ने राष्ट्र असेंबली के प्रस्ताव को मान्यता दी कि उनकी शक्तियों की जांच एक संविधान द्वारा की जाएगी। अब लुई 16 तो इस रिवॉल्यूशन का पावर तो देख ही लिए थे इस आंदोलन का, जिसके कारण वो डर से राष्ट्र असेंबली के प्रस्ताव को मान्यता दे दी कि उनकी शक्तियों की जांच एक संविधान द्वारा की जाएगी। दैट मीन्स अब जो नेशनल असेंबली है वो अपना संविधान के निर्माण कर सकती थी, जो मोनार्कियल सिस्टम की, दैट मीन्स जो मोनार्क की पावर को सीमित कर सके, उनकी शक्ति पे लगाम लगा सके। ऑन द नाइट 4 मार्च 1789, देखिए 4 अगस्त 1789 के रात्रि में फ्रांस एक कानून लागू करती है जिससे फ्यूडल सिस्टम जो प्रथा चलते आ रही थी उसकी समाप्ति हो जाती है। और साथ ही जो पादरी हैं, जो चर्च के उनके जो मेंबर, उनके सदस्य, पादरी के जो सदस्य हैं उन्हें भी अपनी सभी विशेष अधिकार को छोड़ना पड़ता है, दैट मीन्स त्याग करना पड़ता है। दैट इज तीथे वर एबॉलिश्ड। जो पीजेंट से जो चर्च लिया करते थे एग्रीकल्चर, उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट एज अ टैक्स के रूप में वो अब समाप्त हो चुका था। जो चर्च के अंडर में जितनी भी लैंड्स थी वो सभी अब अथॉरिटी सीज कर लेते हैं, जिसके द्वारा सरकार को कम से कम 2 बिलियन लीवर, सोचे 2 बिलियन लीवर्स वहाँ की करेंसी है, 2 बिलियन लीवर की संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये हम लोग देखें किस प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और किस प्रकार से जो विशेष अधिकार जो मिला था फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को वो अब खत्म हो चुका था। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अब किस प्रकार से फ्रांस फाइनली एक संवैधानिक राजतंत्र बन। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब देखिए 1791 में राष्ट्रीय असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। इनका मेन लक्ष्य था मोनार्क का पावर को सीमित करना। फाइनली
अब वहाँ का पावर का विभाजन था अलग अलग संस्थाएं में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। डैट इज़ कानून बनाने की अलग संस्थाएं, उसे लागू करने के लिए अलग संस्थाएं, और न्यायपालिका अलग थी, डैट मीन्स भिन्न थी। अब पावर का विभाजन था, जैसा चाह रहे थे हमारे मॉन्टेस्क्यू, उस प्रकार से फ्रांस का अब संविधान था। ये जो चेंज है, जो हम लोग चेंजेस देखें फ्रांस में, जो परिवर्तन हुआ, यही फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बनाती है। इसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मोनार्क अभी भी है, बस उनकी पावर को सीमित किया गया, उन्हें फाइनली एबॉलिश नहीं किया गया। डेट मीन्स फ्रांस अभी कंप्लीटली रिपब्लिक नहीं हुआ है। अब देखिए द लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली। अब ये जो नया नेशनल असेंबली आती है तो इसकी ये क्या कानून बनाती है, तो इस नए संविधान के तहत कानून, जो भी कानून वर मेड बाय द नेशनल असेंबली, कानून है सो नेशनल असेंबली के द्वारा ही बनाया जाएगा। और असेंबली है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डैट मीन्स पीपल डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं असेंबली का मेंबर के लिए। क्योंकि देखिए हमारा जो फ्रांस का सिटीजन को दो पार्ट में विभाजन कर दिया गया, एक एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जिनके पास राइट है, मतलब वोट करने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए, वही है सो असेंबली का, डेट मीन्स विधानसभा के मेंबर को चूज करते थे, एक्टिव सिटीजन। तो हम लोग ये आगे समझेंगे एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन क्या है। देखिए क्या क्या मेजर पॉइंट है जो चेंजेस हुआ, ठीक है। तो जो मैन 25 ईयर एज एबव था और जो टैक्सेस पे करते थे, जो एक लेबर की आय, जो एक लेबर जितने 3 डेज में कमाते थे उतने टैक्सेस जो पे करते थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन का दर्जा दिया गया था और उन्हीं के पास राइट था वोट करने के लिए। और उनके अलावा 25 ईयर से कम उम्र वाले मैन और वीमेन, ये सभी पैसिव सिटीजन में आते थे, इनके पास वोट करने का अधिकार नहीं था। दैट इज हम लोग समझ लिए एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन किसे बोलते हैं। तो अब देखिए इलेक्टर बनने के लिए हमें जो मेंबर, आपको असेंबली का मेंबर बनने के लिए आपको राज्य की सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने की श्रेणी में आना होगा। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ संविधान की शुरुआत होती है, जैसा कि जीवन का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और राय की स्वतंत्रता। डैट मीन्स आप अपने विचारों को रख सकते हैं, आप अपनी ओपिनियन को रख सकते हैं, और साथ ही कानून के समझ समानता। डैट मीन्स अब हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन थी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ थी। डैट मीन्स अब समानताएं की बात हो रही थी। अब सिटीजन अपनी बातों को नेशनल असेंबली के सामने रख सकती थी। इन्हें प्राकृतिक अधिकारों के रूप से स्थापित किया गया और इनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य था। अब इसे एक नेचुरल राइट के तहत इस्टेब्लिश किया गया और इनकी रक्षा करना अब दायित्व राज्य का था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। यह लेक्चर हमारा 5 पार्ट में विभाजित है, यह सेकेंड पार्ट था। अदर 4 पार्ट देखना ना भूलें।